एलन से मुलाकात का वक्त सर पर आने से पहले अव्वल खान को इतना वक्त जरूर मिलना चाहिए कि वो अपने आदमियों को हरकत में ला सके। मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं। शायद उसका तकरीर करने का इरादा था, लेकिन मैंने उसे हाथ उठाकर नरमी से खामोश कर दिया। मैं तुम्हारी तमाम उलझनों को समझ सकता हूँ। ऐसे फैसले आसान नहीं होते, इन पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। इस वक्त हमारी बका का इन्हिसार दूसरी बातों पर है। हम बच निकले तो सारी उम्र अपने मसाइल और उलझनों के हल तलाश करते रहेंगे। मारे गए तो सब कुछ इसी लम्हे खत्म हो जाएगा। मैं मौत से नहीं डरते, लेकिन तुम्हारी बात दुरुस्त है। उसने एतराफ किया, जिंदगी बस एक बार मिलती है। हर इंसान को जिंदा रहने की सरतोड़ मगर बाइज्जत कोशिश करनी चाहिए। एलन बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वालों की नाकामी से उसे शदीद ज़हनी झटका लगा होगा। तुम उसे एक बार फिर तहायुर में मुब्तला कर सकते हो। मैं इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहता हूं। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा। मैं भी यही कहने वाली थी। वो पुरजोर लहजे में बोली, तुम्हारे अंदेशों में बहुत जान है। एलन ने अपनी दानिश में तुम्हें 3 बजे तक उलझा लिया है। इसका तोड़ यही है कि हम पांचों यहां से निकल जाएं। अव्वल खान से शहर में कहीं से भी राब्ता किया जा सकता है। मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मैं इसलिए तुमसे बात करता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी फौरन ही मेरे ख्यालात उचक लेती है। फैक्ट्री को रेशम खान अव्वल खान के आदमियों के साथ संभाल लेगा। मोतीलाल अगर जिंदा हो तो फिलफौर उसका झटका कर देना चाहिए। अव्वल खान ही का कोई आदमी उसकी लाश को ठिकाने लगा देगा। हम जहांगीर को लेकर यहां से निकल जाएंगे। यहां से निकलकर तुम शहर में कहां पनाह लेना चाहते हो? वीरा ने दिलचस्पी से पूछा। पूरी मसला ये फैक्ट्री छोड़ने का है, मैंने कहा। इसके बाद कहीं भी कदम जमाए जा सकते हैं। शहर में हम एक दूसरे से अलग होकर होटलों का रुख भी कर सकते हैं। इस मामले में जहांगीर भी भरपूर ताउन करेगा। वो लाहौर से अपनी बीवी को वापस बुलाने के लिए मुस्तरिब है। वो अपना मकान फरोख्त करने पर आमादा हो चुका है और फौरी तौर पर नया मकान खरीदने या किराए पर लेने के बाद ही सलमा को बुलाएगा। तुमने मेरे सर पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। वो एक गहरा सांस लेकर बोली। शीश से किनारा कश होने के बाद जहांगीर ने अपनी पुरानी जिंदगी को इतनी तेजी से खैरबाद कहा है कि इसके ज़हन और सलाहियतों को जंग लग चुका है। तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के मामलात में उसके सोचने और अमल करने की रफ्तार इतनी सुस्त हो गई है कि बाज़-औक़ात उस पर गुस्सा आने लगता है। इसके बावजूद वो आंखें बंद करके हमारा साथ देता चला आ रहा है। उसका भरपूर ताउन मुयस्सर ना होता तो हम बहुत पहले नाकाबिल तसव्वुर दुश्वारियों में गिर चुके होते, मैंने कहा। वीरा हंस पड़ी। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारा चाहता है। अब मैं इन सबको उठाने जा रही हूँ। पता नहीं ये लोग कब की खबर लाएंगे। वो फुर्ती से अपनी जगह छोड़कर अंदर चली गई और मैं अपने ख्यालों में गुम हो गया। वीरा ने सिर्फ जहांगीर को मेरा चाहता करार दिया था, लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे वो सब ही यकसां अजीज थे। गजाला ने अपने दिलगुदाज खानदानी पस मंजर के बावजूद मेरे लिए जो मसाइब बर्दाश्त किए थे, उन्हें आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता था। चादर और चार दीवारी के रवायती तसव्वुर में महसूर रहकर जिंदगी गुजारने वाली उस लड़की ने बुरा वक्त आने पर 2 मरतबा जबरी जिलावतनी के होलनाक दुख उठाए थे और अपने ख्वाबों में बस मेरी तस्वीर बसाए अच्छे दिनों के लिए जहां सोच जिद्दोजहद करती रही थी। आजमाइश और तजुर्बात की इस भट्टी से गुजरकर वो मेरी बीवी बनी तो उसने बाहमी एतमाद और रवादारी के लिए ऐसे शानदार रवैये का मुजाहरा किया कि मुझे वीरा जैसी मुंह फट और बेलगाम लड़की को अपने साथ रख कर भी कभी नदामत या शर्मिंदगी से दो चार नहीं होना पड़ा। नाजुक लम्हात में गजाला हमेशा खामोश और चशमपोशी से काम लेती रही थी। मेरा और उसका रिश्ता अजीब ही था, बहुत नर्म व नाजुक भी था। मुझे शादी करने से पहले शायद उसे भनक मिल चुकी थी कि मेरे और वीरा के मरासिम बहुत ज्यादा सीधे साधे नहीं थे। वो मेरे हरीफे अव्वल जिमिल आइड की गैर कानूनी औलाद थी और एक जमाने में मेरी जान की दुश्मन रह चुकी थी। लेकिन जब उसकी जमालियाती हिस्स ने जोर मारा तो वो मुझे भी दूसरे पसंदीदा मर्दों की तरह अपना खिलौना बनाने पर तुल गई। दुश्मन जादी पर मुकम्मल तरीन तसर्रुफ का खुमार इस कदर गहरा था कि मैंने वीरा के मुंतखब किए हुए रास्ते से इनराफ की कोई शऊरी कोशिश नहीं की थी। गजाला खुद बहुत होशियार थी और इस दाव पेच को समझती थी। दूसरी तरफ सुल्तान शाह था जो मेरे और वीरा के मेल जोल से कभी भी खुश नहीं रहा था। दूसरी तरफ वो गजाला को अपनी मुंह बोली बहन बना चुका था और इस रिश्ते के हवाले से गजाला को समझाता रहता था कि वो मुझे और वीरा को एक दूसरे के ज्यादा करीब ना रहने दे। लेकिन गजाला को कुदरत ने अजीब से ठंडे और धीमे मिजाज से नवाजा था। उसने मुझे सिर्फ मेरी खूबियों के साथ नहीं बल्कि खामियों समेत कबूल किया था। वो सब कुछ समझते और जानते हुए भी इस बात पर काने रही कि मैं डंके की चोट पर सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम के माला जपता रहता था। मेरी जात के साथ दूसरे नामों की वाबस्तगी आर्जी और बेबुनियाद थी। मुकाओ के डान क्वांग फू की कहर आलूद मेहरबानियों के तफैल एक चीनी मौलवी ने मुझे और गजाला को निकाह के रिश्ते में मुंसलिक कर दिया था और हमने डॉन के आलीशान शीश महल के तिलिस्माती अंधेरों और फसूखेज धुंधलकों में एक दूसरे की जिस्मानी तफहीम का अरूसी जश्न मनाया था। गिनती के वो चंद रोज इस कदर सहर अंगेज थे कि उनके बारे में सोच सोच कर जिस्म जहां को एक रूह परवर बालिदगी का एहसास होता था। रही दूसरे साथियों की बात तो जिंदगी के तवील सफर में महीनों बल्कि सालों की भी बहुत वक़्त नहीं होती। लेकिन हम सब ने कलील से मुद्दत में यूं खानदान का स्वरूप धार लिया था
जैसे हम सब हमेशा से एक दूसरे को दुख दर्द में शरीक होते रहे हो। मेरा ज़हन इन ही ख्यालात में डूबा हुआ था कि रेस्ट हाउस के अंदरूनी हिस्से से अफरा तफरी की आवाज़ें आने लगी। शायद वीरा ने उन लोगों को बेदार करते हुए अफरा तफरी फैला दी थी। फैक्ट्री से रवानगी का असूली फैसला कर लेने के बाद मेरी दानिश में वहां से फौरन ही निकल पड़ना बेहतर था। मैं अपने साथियों में से किसी की जरा का सामना करने से पहले ही नीचे चल दिया। रेशम खान और अव्वल खान के तीनों आदमियों को मेरे नए फैसले का इल्म नहीं था। रेशम खान अपनी चारपाई पर बैठा नाश्ता कर रहा था। अरशद अपने साथी समेत कुर्सियों पर विराजमान था। बशीर शायद इस वक्त दफ्तर की इमारत की छत पर अपने फराइज की अंजामदही में मसरूफ था। मुझे नमूदार होता देखकर वो तीनों ही अपनी जगह छोड़कर उठ खड़े हुए। कैदी का क्या हाल है? मैंने अरशद के शाने पर हाथ रखकर दोस्ताना लहजा पूछा। बुरा हाल है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। अरशद ने किसी तासुफ के बगैर सपाट लहजे में जवाब दिया। गोदामों में पले हुए चूहे शायद सारी रात उसके खून आलू जख्मों को झंझोड़ते रहे हैं। उसके चेहरे और बदन पर बहुत ज्यादा वर्म पैदा हो गया है और जिल्द नीली पड़ती जा रही है। चाहे चूहों के काटने की वजह से उसके खून में जहर सरायत करके आए। मैं थोड़ी देर पहले उसे देखने गया था तो उसकी करब आलूद निगाहों में फरियाद रची हुई थी। मेरी राय है कि उसे इस अजाब से निजात मिलनी चाहिए। मैंने संजीदगी से कहा। हुक्म हो तो मैं इसे अभी खोले देता हूँ। अरशद मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। खोलो नहीं, उसे खत्म कर दो। मैंने सर्द लहजा में कहा। और उसकी लाश फौरी तौर पर शहर के किसी मुताफन कूड़ेदान में डाल दो। हो सकता है कि वो अब तक ताउन में मुब्तला हो चुका हो। यस सर। अपने अंदाजे के बरक्स मेरा बेरहमाना फैसला सुनकर अरशद बौखला गया। यह बहुत आसान काम है। मैं 10 मिनट में उसकी लाश यहाँ से रवाना किए देता हूँ और फिर यह फैक्ट्री तुम चारों ही को संभालने के। हम यहाँ से कूच कर रहे हैं। वो तीनों मुझसे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन उनके बुशरों से जाहिर हो रहा था कि मेरे किए हुए इंकशाफात ने उनको मुतहय्यर कर दिया था। मैं इमारत के जीनों की तरफ वापस लौटा तो अरशद कतरनों के गोदाम की तरफ चल पड़ा था, जहां मोती लाल अपनी मौत के इंतजार में वक्त गुजार रहा था। ऊपर वीरा ने न जाने क्या सूर फूंका था कि सब ही मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा तेजी से तैयार होकर कमरों से निकल आए। वीरा और गजाला किचन में घुसकर नाश्ते की तैयारी में मसरूफ हो गई। जहांगीर और सुल्तान शाह ड्राइंग रूम में मेरे पास आके। रात को हम सब अच्छे खासे सोए थे। सुबह से तुम्हें क्या सूझी है कि अचानक ही यहाँ से निकल भागने पर तुल गए हो? जहांगीर ने बुरा सा मुंह बनाकर मुझसे सवाल किया। यहाँ के खुश्क और मशीनी माहौल से दिल उकता के आए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ रुपोश होने के बाद ये इज्जत अफजाई हुई है कि अब कुत्ते तक हमारे मुंह आने लगे। इस कुत्ते को मैंने दावतनामा भेज कर तो नहीं बुलाया था। वो जल कर बोला, ना बुलाया, मगर वो कुत्ता तुम्हारी फैक्ट्री ही की बरकत में शामिल होगा। तुम टाल रहे हो। सुल्तान शाह गुफ्तगू में दखल देते हुए बोला। वीरा ने भी खतरे की रट लगाई हुई है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बता रही कि यहाँ से भागने की नौबत क्यों आई है। मुझे इस फैसले पर एतराज नहीं है। जहांगीर बोला, सच पूछो तो मुझे तुम्हारे इस फैसले से खुशी हुई है। फैक्ट्री में मैं खुद को तुम सबकी सलामती का जिम्मेदार महसूस कर रहा हूँ। यहाँ से निकल जाने के बाद मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, लेकिन हर अच्छे फैसले का कोई सबब भी होता है। ऐसी क्या तब्दीली आई है कि तुमने चंद घंटों में यहाँ से निकल जाने का फैसला कर लिया है? एलन हम लोगों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है और जरूरत से कुछ ज्यादा ही फाल हो गया है। मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। कल रात ही उसने यके बाद दीगरे हम पर 2 वार किए और हमारी खुशकिस्मती से वो दोनों ही बार नाकाम रहा। उसका भेजा वो कुत्ता ना हम तक पहुंच सका और ना ही उसकी भेजी हुई पुलिस पार्टी मुझे या वीरा को तलाश करने में कामयाब हो सकी। हो सकता है कि वो ज्यादा इंतजार के बगैर कुछ तीसरा वार कर बैठे। थोड़ी देर पहले इसका फोन आया था। मैं उसे मजीद कोई मौका देने से पहले इस चूहेदान से निकल जाना चाहता हूँ। तो यूं कहो कि एलन का फोन ने तुम्हें इस हंगामी फैसले पर मजबूर किया है। सुल्तान शाह इत्मीनान का गहरा सांस लेकर बोला। वो क्या कह रहा था? मैंने इन दोनों को इख्तिसार से अपनी और एलन की गुफ्तगू से आगाह कर दिया। यह कैसा अजीब इत्तेफाक है कि जब भी सूरत हाल में कोई काबिल जिक्र तब्दीली नुरमा होती है तो वीरा जरूर तुम्हारे आस पास मौजूद होती है। जहांगीर ने इस्तबाह में लहजे में कहा। तुम्हारी बात का जवाब तुम्हारे अपने सवाल में शामिल है। वो सोचती रहती है, हालात का तजिया करती रहती है, तुम्हारी तरह गधे घोड़े बेच कर नहीं सोती। मेरा सवाल दूसरा है। जहांगीर ने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करनी थी। हम सबके सो जाने के बाद तुम दोनों तन्हाई में क्या कर रहे थे? मुझे हैरत है कि गजाला तुम्हारी इन हरकतों को कैसे नजरअंदाज कर देती है। असूलन तो वीरा के बजाय गजाला को तुम्हारे साथ होना चाहिए था। यह एतराज तुम्हारे बीमार ज़हन की पैदावार है। गजाला मुतअस्सब और तंग नजर लड़की नहीं है। वो जानती है कि हम इन दिनों जिन खतरनाक हालात से गुजरे हैं, इनमें वीरा क्या किरदार अदा कर रही है। तुम तो इस काबिल भी नहीं रहते कि मैं किसी नाजुक मामले पर तुमसे मशवरा कर सकूं। और दूसरी आम तरीन बात यह है कि एलन का फोन आने से कबल हम दोनों यकजा नहीं थे। मैं ड्राइंग रूम में ऊँग रहा था। वीरा फोन की घंटी सुनकर इस वक्त आई थी जब मैं बात शुरू कर चुका था। अब तुम जो चाहो कह सकते हो। वो बेतबारी से अपने शाने उचकाकर बोला। हम लोग बैठकर तुम्हारी चौकीदारी तो नहीं न कर सकते। ये जिम्मेदारी गजाला की है कि वो तुम दोनों के मेल जोल पर नजर रखे। बकवास मत करो, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। उसके इल्जाम तराशी पर मुझे गुस्सा आ गया। सच हर वक्त और हर एक को बुरा लगता है। तुम कोई नई बात नहीं कर रहे हो, तुम बिला वजह बात बढ़ा रहे हो। सुल्तान शाह ने खुश्क लहजे में कहा। ओह, जहांगीर ने हैरत से कहा, तो तुम भी इस मामले में गजाला के बजाय डैनी के हामी हो। मैं किसी का हामी या मुखालिफ नहीं हूँ। सुल्तान शाह का लहजा कदरे नाखुशगवार हो गया। गजाला ने बाहर रहकर बहुत कुछ देखा और सीखा है। वो जानती है कि वीरा जैसी आजाद मंच
मगरबी औरत को हम अपने तौर तरीकों में नहीं चेक कर सकते। इसी डैनी पर एतमाद है तो तुम ऐतराज करने वाले कौन होते हो? इस भीड़ में रहकर कोई भी होशमंद शख्स बहुत ज्यादा आजाद रवि का खतरा मोल नहीं ले सकता। जहांगीर ने उसकी बात काट दी और बोला, मैं डैनी या गजाला का बदख्वाह नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि गजाला ने अपनी आंखें ना खुली रखी तो वो एक दिन सर पकड़ कर रोएगी। मैं गुस्से और बेबसी से उस अहमक को घूरता रह गया। वो जो कुछ कहना चाह रहा था वो इतना ज्यादा गलत भी नहीं था। मैं गजाला से शादी होने के बाद बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था, लेकिन वीरा ने मेरे बारे में कभी भी अपने जज्बात छुपाने की कोशिश नहीं की थी। वो बार बार हीले बहाने से मुझे कुरेदती रहती और उसके लिए बस यही एक कुछ फहमी काफी थी कि अगर वो दिलो जान से मुझे चाहती थी तो मैं भी उसे गजाला के बाद रोए जमीन पर अपनी दूसरी पसंदीदा औरत तस्वुर करता था। वीरा की इस खुशफहमी में कितनी हकीकत थी वो मैं ही जानता था। इस वक्त मुझे हल्का सा कलक इस बात का था कि जहांगीर जो मेरी और गजाला वीरा की मुसल्लस के बारे में इस कदर होशियारी और पेशबीनी का मुजाहरा कर रहा था, खुद अपने घर की कमजोरियों से बिल्कुल बेखबर था। उसके और सलमा के दरमियान रोजे अव्वल ही से एक खलीज हाइल चली आ रही थी जिसे जहांगीर ने कभी भी पाटने की कोशिश नहीं की थी। सलमा ने अपनी इन महरूमियों का अजाला करने के लिए बारहा मुझ पर मेहरबान होने की कोशिश की थी, लेकिन यह मेरा ही ज़र्फ था कि मैंने कभी भी सलमा की इन कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। पिघले हुए कमजोर लम्हात में भी मैं रस्सी तोड़ाकर सलमा की दस्तरस से निकल भागा था। जहांगीर गजाला के रोने की पेशगोई करके बुड़बुड़ाता हुआ किचन की तरफ चला गया था। मुझे मालूम था कि निहार मुंह अपने मैदे में चाय का एक बड़ा मग उतारे बगैर उस अजली बादा नोश का दिमाग पटड़ी पर नहीं आता था। उसकी वापसी से पहले ही टेलीफोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। सुल्तान शाह ने इज़्तिरारी तौर पर फोन कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज पहचान कर उसने पुरतपाक अंदाज में मिजाज पुरसी शुरू की थी, लेकिन फिर फौरन ही बुरा सा मुंह बनाकर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। शायद फोन करने वाले ने उसकी गर्मजोशी को जरा भी नहीं सहा था। अपनी हेलो के जवाब में रिसीवर पर उभरने वाली पथराई हुई आवाज सुनकर मैं बेचैन हो गया। वो अव्वल खान था। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट और मशीनी थी, मोहब्बत या नफरत के हर जज्बे से आजाद। रिसीवर पर उसके अल्फाज यूं सुनाई दे रहे थे जैसे किसी संगलास चट्टान से चंद पत्थर नीचे लुढ़का दिए गए हों। मुझे खबर मिली है कि तुमने मेरे लिए फोन किया था। क्या बात थी? मैंने फोन किया था, लेकिन तुम्हारी आवाज इस कदर सर्द और सपाट और बेजान क्यों है? क्या तुम कुछ परेशान हो? मैंने पुरहोल अंदेशों के तहत मुस्तरिबाना लहजे में सवाल किया। एक लाश सर्द और बेजान ही होती है। गनीमत है कि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। लाश? तुम क्या कह रहे हो अव्वल खान? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके अल्फाज मेरे आसाब पर टनो वजनी हथौड़े की तरह गिरे थे। तुम्हारी गिरफ्तारी में मुजाहमत करने के इल्जाम में मैं माजूल किया जा चुका हूँ। फिजा की बेकरार वुसअतों पर परवाज करने वाले परिंदों के सारे पर काट दिए जाएं तो एक लाश से ज्यादा क्या रह जाते हैं? मैं भी वही हूँ। जल्दी बात कर लो, हो सकता है कि यह मौका दोबारा ना मिल सके। दफ्तर छिन गया है। घर का फोन जब तक काट नहीं दिया जाता टेप किया जाता रहेगा। मैं पब्लिक बूथ से फोन कर रहा हूँ। तुम अजीब और नाकाबिले यकीन बातें कर रही हो। बताओ कि इस वक्त हम कहाँ मिल सकते? कहीं नहीं। मेरे करीब भी ना आना, वरना पीस कर रखती जाओगे। जिंदगी चाहते हो तो अपना ठिकाना छोड़कर कहीं भी गायब हो जाओ। दुनिया बहुत वसी है, तुम्हें कहीं ना कहीं पनाह मिल जाएगी। खूनखार कुत्ते तुम्हारी खून की बू पर लग गए हैं। ये वो ब्लड हाउंड है जो किसी सरबराह हुकूमत के पीछे लग जाते हैं तो उसका अपने घर में रहना अजीरन कर देते हैं। ये इसे तख्ता-ए-दार पर लटका देते हैं। तुमने अपनी दानिश में इनके दांत खट्टे कर दिए। वो अपनी फसीलों में मैसूर हो गए, लेकिन तुम उनकी ताकत और जबरूत से बेखबर हो। ये शायद वो लोग हैं जो बरअंगेख्ता हो जाएं तो बच्चे अपनी माओं की कोख ही में दहशत से ठिठर कर मर जाते हैं और जरखेज जमीनें राख और धुआं उगलना शुरू कर देती है। बात मुख्तसर करो और बस भागने की फिक्र करो। मौत चारों तरफ से तुम्हारे गिर्द घेरा डालने वाली है। अब कोई तुम्हारी पुष्पनाही नहीं कर सकेगा। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैंने दहशत से झुरझुरी लेकर कहा, तुम जानती हो कि मैं मौत से नहीं डरता। जब तक तुम मुझे हर बात नहीं बताओगे मैं जहांगीर की फैक्ट्री से बाहर कदम नहीं निकालूंगा। कहा मुझे यहां रहकर बदतरीन मौत को गले लगाना पड़े। तुम पागल हो गए हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस फैक्ट्री को बारूदी बरसात में नहलाया जा सकता है। तबाहकुन आतशगीर मादों से लदा हुआ कोई जहाज या हेलीकॉप्टर इत्तेफाकन इस फैक्ट्री की तरफ आ सकता है। इन्हें मालूम है कि तुम इसी फैक्ट्री में हो। वो तुम्हें हलाक कर देंगे। ये तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? मैंने उसका फिक्रा काट कर इज़्तिरारी लहजे में कहा, क्या वो तुम्हारी टास्क फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर है? सब कुछ उलट गया, बर्बाद हो गया। मुझे नहीं मालूम कि स्पेशल टास्क फोर्स का क्या अंजाम होगा। इसका वजूद जब तक एक राज था वो बरकरार और पूरी तरह फाल थी। अब इसका राज फाश हो चुका है। मोतीलाल को STF के बारे में जो कुछ मालूम था वो एलन और उसके आकाओं के इल्म में आ चुका है। वो बिल जोन्स, पाल, जिम क्लार्क, विलियम और राजर के कत्ल का इंतकाम लेने पर तुल गए। फोर्स के वजूद को बचाने के लिए शायद स्टेशन 4 का पूरा अमला बरतरफ किया जा चुका है। मैं अभी अपने डायरेक्टर जनरल से माजूली की जुबानी अहकामात लेकर आया हूँ। मुझे जाती अशिया लेने के लिए भी अपने दफ्तर जाने की इजाजत नहीं है। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने पिछली रात ऐसे लोगों को पुलिस की तहवील से निकाला जो कुछ आलमी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और एक अगवा की हुई अमेरिकन लड़की की बाजियाबी में मदद दे सकते थे। तुम समझ सकते हो कि क्या खेल चल निकला है।
यह बहुत ऊंचे पैमाने की बाजी है, वो खुलकर मैदान में आ गए। तुम्हारी फोर्स के अफसरान बाला को मालूम है कि हम लोगों की क्या खिदमत है। किसी को कुछ याद नहीं रहा। मुझे माजूली का हुक्म सुनाने वाले को यह तक याद नहीं रहा कि मैंने तुम्हारे लोगों को उसी की रजामंदी से रिहाई दिलाई थी। STF में खतो खिताबत नहीं होती, हर हदायत हुक्म जुबानी होता है। STF को भूल जाओ, वो एक ख्वाब था। तुमने किसी से इसका जिक्र भी किया तो वो तुम्हारी ज़हनी हालत पर शुबा करेगा। अब अपने बल पर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तुम फोर्स से निकाल दिए गए हो तो हमारे साथ आ जाओ। तुम्हें हमारी नीयत और अज़ाइम का पूरी तरह इल्म है। मैंने फौरी ख्याल के तहत अव्वल खान को पेशकश की। नहीं, इसका जवाब दो टोक था। किस फोर्स का बनना और टूटना रियासत के मामलात हैं, जो होना है वो हर हाल में होकर रहेगा। मगर मैं अपने हल्फ का पाबंद हूँ। मैं माजूल हो गया तो क्या हुआ? मैंने फोर्स में शामिल होते हुए वफादारी का जो हल्फ उठाया था वो नौकरी की मुद्दत के लिए नहीं, पूरी उम्र के लिए था। मैं आज भी इसका पाबंद हूँ और मरते दम तक इसकी पाबंदी करूंगा। फर्ते जज्बात से अव्वल खान की आवाज रुनने लगी थी। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन फोर्स के बाद किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन इदारे और तंजीमें कायम रहती हैं। मेरी हर लम्हे ये दुआ होगी कि इस कड़े इम्तिहान में STF कायम रहे। ये कायम रही तो इसे फिर कभी अव्वल खान की हकीर से खिदमात की जरूरत पेश आ सकती है। मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, बस इसी आस पर जिंदा रहूंगा। STF मेरा ख्वाब थी, इस पर मुझे ही नहीं शायद तुमको भी नाज होगा। मैं अपने वक्ती मफाद के लिए अपनी जिंदगी के इस कीमती सरमाए से महरूम नहीं होना चाहता, लेकिन तुम माजूल किए जा चुके हो। शायद अब फोर्स तुम्हारी कफालत न कर सके। तुम्हें अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए किसी माली सहारे की जरूरत होगी। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मारने वालों से बचाने वाला बहुत ताकतवर है, वो कहीं ना कहीं से कोई बंदोबस्त कर ही देगा। वैसे मुझे मालूम है कि फोर्स कायम रही तो मेरी खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दबाव में आकर किए जाने वाले फैसले की असलियत से मेरा हर छोटा बड़ा बखूबी वाकिफ है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास एलन का फोन आया था। वो 3 बजे मुझसे पर्ल के लाबे में मिलना चाहता है। मैं तुम्हारी फोर्स की मदद से उसे घेरने का इरादा किए बैठा था। इस वक्त एलन के सितारे अरूज पर है। उसे आलमी गुंडों की भरपूर तायद और हमायत हासिल है। उससे टकरा कर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। मेरा मशवरा है कि हर कीमत पर उसके साये से भी बचने की कोशिश करो। फोर्स की जड़ों पर मोलकवार करने के बाद उसने तुम्हें भी जेर कर लिया तो इस मुल्क में कोई इसकी राह नहीं रोक सकेगा और वो किसी भयानक इफरीत की तरह हमारे मफादात को यके बाद दीगरे निकलना शुरू कर देगा। इस वक्त एलन ने हमारे हरीफों के दरमियान किसी पुल का सा काम अंजाम दिया है। हो सकता है कि एक काम से फ्रीलांसर के रूप में कुछ और ही हो। इसका मतलब है कि तयशुदा मुलाकात के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता। स्टेशन 4 का सारा अमला मुअत्तल किया जा चुका है। दूसरे लोगों ने अब तक उनका साजो सामान समेटना शुरू कर दिया होगा। मैं माजूल किया जा चुका हूं। मुमकिन है कि मेरी निगरानी कराई जा रही हो। इन हालात में मेरा और तुम्हारा यकजा होना खतरनाक साबित होगा। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि एलन का पीछा करने के बजाय उससे दूर रहने की कोशिश करो। उसने यकीनन तुम्हें किसी जाल में फांसने के लिए पर्ल बुलाया है तो वहां से गायब रहकर इसका मंसूबा नाकाम बना दो और खुद शहर के किसी गुंजान आबाद इलाके में रिपोशी इख्तियार करने की कोशिश करो। मैं इसकी कैफियत को बखूबी समझ रहा था। भरपूर और सरगर्म अमल जिंदगी गुजारने वाले किसी शख्स को अचानक ही उसके फ़राइज़ और इख्तियारात से सबको दोष करके मजहूल और माजूल करार दे दिया जाए तो वो कभी भी इस तब्दीली को आसानी से कबूल नहीं करता। वो अव्वल खान की शानदार पेशा वराना जिंदगी का एक दर्दनाक अलमिया था। शायद वो अपनी मसरूफियात में उलझकर माजी की तलखियों को भुला देने का आदी था, इसीलिए उसने कभी भी मेरे सामने वो वाकयात नहीं दोहराए जो गैर कानूनी हथियारों से लदी हुई अल हदीद नामी देव हैकल लांच के पकड़ जाने के बाद पेश आए थे। वो हमारी और अव्वल खान की बहुत बड़ी मुश्तरका कामयाबी थी। अल हदीद को पाकिस्तान के जुनूब मशरिक के दलदली साहिल के किसी वीराने में लंगर अंदाज होकर जदीद और तबाहकुन हथियार पूरी राजदारी के साथ उतारने थे। वहां से हलाकत का वो साजो सामान मुल्ला सरकार के उन अंधे पैरोकारों तक पहुंचा दिया जाता जो मुल्ला सरकार को अपना अजीम रूहानी पेशवा समझकर उसकी हदायत पर पूरे खलूस दिल से सिंध में बदमनी, लाकानूनियत और शोरश बर्पा करने पर तुले हुए थे। अब अव्वल खान को कड़ा इम्तिहान दरपेश था और उन बड़ों ने ये सब खिदमात फरामोश कर दी थी। इस बार स्पेशल टास्क फोर्स का वजूद बड़ी हद तक पोशीदा था। अल हदीद के बारे में किसी पर कोई संगीन फर्द जुर्म नहीं थी, इसलिए अल हदीद वाला मामला सिर्फ अव्वल खान के एक बार पहले ही तबादले पर टल गया था। लेकिन इस बार हर एतबार से हालात हौसला शिकन थे। भारतीयों ने अपनी रेशा दवानियों के जरिए स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में बहुत कुछ मालूम कर लिया था। वो मालूमात भारतीयों से होती हुई एलन और फिर अमरीकियों तक पहुंच गई थी और इस तरह उन्हें मालूम हो गया था कि मेरे और वीरा के जारहाना अजाइम की हौसला अफजाई के क्या असबाब हैं। वो लोग हमारे हाथों गहरे जख्म खा चुके थे लेकिन बराह रास्त स्पेशल टास्क फोर्स पर कोई इल्जाम लगाने की पोजीशन में नहीं थे। फैक्ट्री से जहांगीर, सुल्तान शाह और रेशम खान की हिरासत में लिए जाने के बाद अव्वल खान को अपने पूरे इख्तियारात के साथ सामने आना पड़ा। वो कोई ढका छुपा इनफरादी मामला नहीं था जो सिगाए राज में रह जाता। एलन के इमाम पर की जाने वाली पुलिस की मुहिम जोई में भारी नफरी शरीक थी। इन तीनों की
इन तीनों की रिहाई के साथ ही पुलिस वालों को कुछ इंतजामी सजाएं भी दी गई थी। यह अमर यकीनी था कि एलन ने थाने में पेश आने वाले इन वाकयात से आगाही हासिल करके अमरीकियों को बता दिया कि अगर स्पेशल टास्क फोर्स का एक जिम्मेदार अफसर जहांगीर वगैरह को ना छुड़ा ले जाता तो उसके जरिए डैनी पर हाथ डाला जा सकता था। स्पेशल टास्क फोर्स की सरगर्मियों के बारे में वो पहला सबूत मुयस्सर आते ही अमेरिकन हरकत में आ गए। उनके मुखासमाना तैयारियां पहले से मुकम्मल थी, वो बस सबूत के इंतजार में थे और वह सबूत उन्हें पुलिस एहलकारों के जरिए मिल गया था। इन लोगों ने नहायत चालाकी से सरकार ही को सरकार के रूबरू खड़ा कर दिया था। पुलिस के बयान को जुटलाया जा सकता था, न अव्वल खान की मुदाखलत की तरदीद की जा सकती थी। मैं अंदाजा कर सकता था कि एलन की खबासत ने स्पेशल टास्क फोर्स की क़यादत को हिला कर रख दिया होगा। अमेरिकन इन दिनों जमहूरियत, इंसानी हकूक, जबरी मुशक्कत और मुसावियाना बर्ताव के अपने नाम निहाद नारों की आड़ लेकर तीसरे ममालिक पर दबाव डाल रहा था। हर वो हुकूमत जो इसके मशवरों को हुक्म समझ कर कबूल करने में सरकशी का मुजाहरा करती थी, इन यकतरफा ताज़ीरी जराइम की मुजरम करार दी जा रही थी। इस गंभीर पस मंजर में स्पेशल टास्क फोर्स और उसके कानून से मुआवरा सरगर्मियों का दिफा करना किसी तरह भी मुमकिन नहीं था। एसटीएफ वाले जंग और जहाद के जज्बे से सरशार होकर मैदान अमल में मसरूफ रहते थे। मैदान जंग में कोई सिपाही दुश्मन को अपने सामने देखकर गोली चलाने के लिए अपने अफसर से इजाजत नहीं लेता, बस अपने इदराक और वजदान पर बिला तवक्कुफ अमल करता है। सामने वाला दोस्त हो तो उसे अपने गले से लगा लेता है और दुश्मन हो तो एक ही बार में उसे जहन्नुम वासिल कर देता है। मैदान जंग में शहरी ज़ाब्ते नहीं चलते। अगर वहां हर दुश्मन को जिंदा गिरफ्तार करके हाजिर अदालत करने और फिर इस पर जंगी जराइम साबित करके सजा देने की रीत डाल दी जाए तो जंग लड़ी ही नहीं जा सकती। यह स्पेशल टास्क फोर्स और दूसरे इदारों के तरीकाकार का वो बुनियादी फर्क था जो वतन की मोहब्बत से सरशार होकर धड़कने वाले दिल ही महसूस कर सकते थे। अमेरिकियों, भारतीयों या दूसरे दोस्त नुमा दुश्मनों को यह फलसफा खिदमत नहीं समझाया जा सकता था। शायद एसटीएफ की क़यादत ने इन्हीं खतरात को भांपते हुए फौरी तौर पर अव्वल खान से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और पूरी फोर्स को दुश्मनों की जहरीली निगाहों से महफूज रखने के लिए आर्जी तौर पर कराची में वाक़ स्टेशन 4 बंद करके इसके अमले को मंजर से हटा दिया था। मेरे दानिश में वो इंतहाई एहतियाती इकदाम थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि फोर्स को अपने खून जिगर से सींचने वालों ने अव्वल खान जैसे फर्शनास अफसर और उसकी भारी नफरी को बिल्कुल ही बेयारो मददगार छोड़ दिया हो। मुझे यकीन था कि पोशीदा निगाहें हर लम्हे उन जाबाजों की हिफाजत करती रही होंगी ताकि फोर्स के दूसरे सरबस्ता राज उगलवाने और आलमी पैमाने पर इनके तशहीर करने के इरादे से इनमें से किसी को अगवा न कर सके। वो एक लंबा और पुरपेच खेल था। इस बसात पर नई चाल बहुत सोच समझ कर चली गई थी, मगर मैं अव्वल खान की मायूसी दूर करने और उसे तसल्ली देने के लिए इशारों को नायों में भी इन बातों का जिक्र नहीं कर सकता था। अगर इस कहानी के किरदारों को ड्रामे के असल मकासद की भनक भी मिल जाती तो इस जोड़ तोड़ से मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते थे।